आईएएस की तैयारी करने वालों के दिल से निकालते हैं फेलियर का डर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर विकास दिव्यकीर्ति सर। भाई विकास सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, खांसी काफी ज्यादा है मुंबई में आकर। तो सर थैंक यू सो मच, उसके बावजूद भी हमारे साथ यहां पर बने रहने के लिए, आइडियाज ऑफ इंडिया में आने के लिए। मोस्ट वेलकम। विकास सर, लाइफ में ना प्रेशर बहुत है, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। मेरे ऊपर प्रेशर इस बात का है सर कि जितने व्यूज आपके वीडियोस पर आते हैं, कम से कम उतना ही ट्रेंडिंग ये सेशन भी बने। तो सर, लेकिन आप आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, वो कितना बड़ा प्रेशर है? क्योंकि बच्चों का भविष्य तो आपके हाथ में है ही, पर वो आईएएस के हैं, तो देश का भविष्य भी इनके हाथ में है। वो कितना बड़ा प्रेशर है? मतलब मेरा ख्याल ये है कि खुद को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। मैं किसी का फ्यूचर बनाता हूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर मैं ऐसा सोच लूं तो। मैं तो पढ़ाता हूं, उनमें से जिन बच्चों में मेहनत करने का जज्बा हो, इंटेलिजेंस का ठीक लेवल हो, मेहनत करते हैं, थोड़ा किस्मत का मामला भी होता है, तो वो आईएएस बन जाते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मुझे एकदम नहीं है कि मैं देश का भविष्य बना रहा हूं या मैं बच्चों को आईएएस बनाता हूं। वो खुद बनते हैं, मैं तो सिर्फ इनेबलिंग तरीके से कुछ हेल्प उनकी करता हूं, इतना ही है बस। और प्रेशर तो है ही, आप जो भी काम करते हैं आप पर प्रेशर है कि व्यूज अच्छे आए, मुझ पर प्रेशर है कि बच्चे जिस उम्मीद से मेरे पास आए हैं उन्हें वो जरूर मिल जाए, तो वो हम हैंडल करते हैं, डेफिनेटली कर लेते हैं। विकास सर, इस प्रेशर में पेरेंट्स का कितना प्रेशर है? क्योंकि लोग बच्चों पर प्रेशर की बात करते हैं, मैंने आपके ऊपर प्रेशर की बात कर ली। क्या आपको लगता है कि ये जो आईएएस की जो कोचिंग होती है, उसमें कम से कम एक दिन, शायद लास्ट डे हो, पेरेंट्स की भी कोचिंग होनी चाहिए कि भाई इतने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कम से कम रिजल्ट के बाद कैसे हैंडल करना है? मेरे ख्याल से पेरेंट्स की कोचिंग तो उसी दिन होनी चाहिए जब वो पेरेंट्स बनते हैं, और हमारे देश में बच्चों की कोचिंग से ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स की कोचिंग करना। मैं भी एक पेरेंट हूं और मैं भी इस बात को समझता हूं। एक अजीब सा भय बच्चों के मन में रहता है। उनको, मैंने कई बच्चों को देखा, एक जिक्र करूंगा आज एक एग्जाम्पल का भी। जैसे मैं हल्का जिक्र करता हूं फिर वापस आता हूं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव कौन सा रहा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, आज से करीब 15-17 साल पहले का। एक लड़की मुझसे मिलने आई जिसकी उम्र रही होगी करीब 21-22 साल उस समय, और उसने रोते हुए मुझसे एक बात कही कि मैं गांव में थी, कस्बे में, गांव में कहीं, और वहां मेरे साथ रेप हुआ। और जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया, बहुत ही घबराने वाली बात थी। तो मैंने कहा फिर आपने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, पेरेंट्स से बात की होगी। उसने कहा मैं दुनिया में ये बात किसी से भी डिस्कस कर सकती हूं, आपसे कर सकती हूं, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। क्योंकि जब मैं छोटी थी कुछ रिश्तेदारों ने ऐसी हरकतें की थी, और मैंने जब अपनी मां को बोला तो मेरी मां ने मुझे डांट के भगा दिया। और उस लड़की के मन में एक ही सपना था, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं जिंदगी जी लूंगी, मेरा मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और कम से कम अपने इलाके में किसी और बच्ची के साथ ये ना होने दूं। और मेरी जिंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग समय वो था जब 3-4 साल की मेहनत के बाद वो लड़की आईपीएस बनी। अभी वो आईपीएस है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको। अब ये एग्जाम्पल क्योंकि बहुत पर्सनल है तो मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने अपना वायदा निभाया और वो जहां है बहुत सारी बच्चियों की हेल्प कर पा रही है। तो मुझे चिंता इस बात से होती है, अगर कोई अपने पेरेंट्स से ये बात भी नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सीखने की जरूरत इस बच्चे को है या पेरेंट्स को है। और मेरे ख्याल से हमारे देश में कोटा में जो सुसाइड्स इतने सारे होते हैं, दिल्ली में तो क्योंकि बच्चे बड़ी उम्र के होते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन कोटा में तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। और यदि बच्चे सुसाइड करते हैं तो मैं साफ साफ कह रहा हूं, एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसकी एक लाइन है, दिखाई दे या ना दे पर शामिल जरूर होता है, हर खुदकुशी में दरअसल हत्यारा शामिल होता है।
खुदकुशी खुदकुशी नहीं होती, हत्या होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो एक आदमी ने मर्डर नहीं किया, समाज ने मिलकर किया है। और जब समाज मर्डर करता है तो वो खुदकुशी उसका नाम है। और समाज एजेंट बनाता है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स गलत नहीं होते। पेरेंट्स पे अपना प्रेशर बहुत ज्यादा है सोसाइटी का। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को टांग दीजिए, पेरेंट्स पर भी बहुत प्रेशर है। लेकिन पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर समाज के प्रेशर को उन्होंने बढ़ा के या उतना का उतना बच्चे पर डाल दिया तो फिर पेरेंट होने का मतलब क्या हुआ। तो पेरेंट्स को तो ढाल होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, न कि और प्रेशर क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग जरूरी है। सर थोड़ा सा आपके टीचिंग स्टाइल की बात करते हैं। विकास सर, मैंने सुना है कि आप इंग्लिश में भी कोचिंग लेते हैं, पर उसमें आप 40% हिंदी बोलते हैं। ये क्या बात है? मतलब इंग्लिश बोलना इतना जरूरी, इंग्लिश में पढ़ाना इतना जरूरी, अगर हिंदी फिर भी बोलनी पड़ रही है तो? या कोई और कहानी है इसकी? नहीं, इसकी दूसरी कहानी है। मतलब हमें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं है, हम 3 घंटे की क्लास इंग्लिश में लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे आईएएस के लिए पढ़ने आते हैं हमसे, उनमें से 90% वो हैं इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश उनके लिए लिखने का मीडियम है, समझने का नहीं है। और कम से कम जोक्स का तो एकदम नहीं है, हंसी मजाक का तो एकदम नहीं है। So when I took the first class in English medium, I continued in English for almost 3 hours, and then one of the students asked me, "Sir, you are speaking in English." मैंने कहा, "That's what I'm supposed to. This is an English medium class." तो बच्चों ने मुझे कहा, "नहीं सर, इंग्लिश मीडियम का मतलब हम जो समझते हैं, लिखवा इंग्लिश में दीजिए, टर्म्स इंग्लिश की यूज कीजिए, पर बोलिए हिंदी, क्योंकि हमें समझ हिंदी में आता है." एंड दिस इज गुड. We are using English as a cognitive language, language of learning. Why should we use English as the mother tongue? Why should we use English as the language of jokes and humor? हम अपने तरीके से यूज करेंगे भाषा को। पर सर, इंग्लिश स्पीकिंग वालों का कोई एज है क्या हिंदी बोलने वालों के ऊपर? जरूरी नहीं है। इज्जत तो उन्हें ज्यादा मिलती है। हाँ, ये है, हमारे समाज में यदि कोई इंग्लिश बोले तो लोग मान लेते हैं कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, चाहे वो कितनी भी खराब बात बोल रहा हो। और हिंदी वाले को एक प्रेशर होता है ये साबित करने का कि नहीं, मैं अच्छी बात बोल सकता हूं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। हम आईएएस के इंटरव्यूज जब लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज, अगर किसी बच्चे की बैकग्राउंड में लिखा हो कि उसने इंग्लिश ऑनर्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, हम प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत समझदार बच्चा होगा। कई बार गलत भी साबित हो जाता है। और अगर कोई बच्चा संस्कृत से या उर्दू से या अरेबिक से पढ़ के आया हो, हमारी प्रिजम्पशन होती है कि उस बच्चे के पास बहुत कम चीजें होंगी, विजडम कम होगी। गलत प्रिजम्पशन है। उस बच्चे को कम से कम 10 मिनट तो ये साबित करने में लगते हैं कि नहीं, मैं भी समझदार हूं, और उसके बाद फिर वो अपने आप को साबित करता है। ये सोशल प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी इंग्लिश को ओवर वैल्यू करती है, जबकि भाषा क्या है? आप जिस समाज में रहते हैं वहां की भाषा बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इंग्लैंड का बच्चा गधे से गधा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन बात तो गधेपनी की करता है उसके बाद भी। और हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदी बेल्ट का बच्चा हिंदी सीखेगा तो हिंदी में बात करेगा। समझदारी और भाषा कोई ऐसा नेसेसरी लिंक थोड़ा ना है कि समझदारी एक भाषा में ही आएगी, किसी में भी आ सकती है। सर, यंगस्टर्स को पढ़ाने के लिए आप भी ह्यूमर का सहारा लेते हो। बहुत सारे लोग अब ह्यूमर का सहारा लेने लगे हैं। पहले तो सिर्फ लड़की को इंप्रेस करने के लिए ही सेंस ऑफ ह्यूमर का सहारा लेना पड़ता था, अब पढ़ाने के लिए भी लेना पड़ता है। जब मैं छोटा था, मैं हरियाणा से हूं, तो जो बात आपने कही, हमारे स्कूल में कहावत थी लड़कों के बीच में कि अगर किसी लड़की को इंप्रेस करना, उसे हंसाओ। और एक कथन चलता था, हंसी तो समझो फंसी। तो हम तो उसी जनरेशन से सुन के बड़े हुए। पर मैंने पाया पढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस काफी लंबी होती है, 3 घंटे की एक क्लास होती है, और कभी कभी आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, कभी कभी ऐसा भी होता है रेयर सिचुएशंस में, वैसे 3 घंटे की। एक जनरल स्पैन ऑफ अटेंशन किसी इंडिविजुअल का 1 मिनट के आसपास होता है। बहुत एक्सटेंड करें तो एकेडमिक्स में 40 मिनट 50 मिनट का हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेक्चर का जो ड्यूरेशन है दैट इज 40 मिनट्स 50 मिनट्स ऑन एन एवरेज। हमें 3 घंटे पढ़ाना होता है। तो एक जरूरी चीज है कि बच्चों को बार बार रिफ्रेश करते रहें।
रिफ्रेश का बटन तो है नहीं कंप्यूटर की तरह से आपने दबाए और रिफ्रेश हो गए। तो हमारा मैकेनिज्म है रिफ्रेश करने का कि हंसी मजाक करें और मजाक के थ्रू उन बच्चों को वो जोर से ठहाका मारें, थकान दूर हो जाए, फिर से बात शुरू कर दें। लेकिन इसमें दो बातें ध्यान रखने की होती हैं। एक तो हंसी मजाक इतना ना हो कि मेन कंटेंट छूट जाए, ऐसा भी कई बार होता है। और दूसरा, सैडली हंसी मजाक करने की एक तमीज होती है जो कई लोग ध्यान नहीं रखते हैं। हंसी मजाक इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस को और वल्नरेबल बना दें। हमारा सारा ह्यूमर औरतों पे ही हो, हमारा सारा ह्यूमर कुछ जातियों पे हो, हमारा सारा ह्यूमर एलजीबीटी पे हो, थर्ड जेंडर पे हो, तो हम मजाक के माध्यम से समाज को और गंदा बनाते हैं, समाज को अच्छा नहीं बनाते। ह्यूमर ऐसा हो जो इंसान को और बेहतर इंसान बनाए और साथ में हंसा भी सके। सर, कहते हैं कि आईएएस इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब है। अब वही आईएएस ऑफिसर्स जब आपसे मिलते हैं, आपके स्टूडेंट्स जो पुराने, वो आकर आपके पैर छूते हैं, तो आपको कितना पावरफुल लगता है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी लगता है आप उन्हें भगवान है? मतलब ऐसी वाली फीलिंग तो नहीं आती? पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है कोई अगर मेरे पैर छूता है तो, कोई भी। सिर्फ मेरा बेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरे पैर छुए, मेरे ना छुए, सबके छूता रहे। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे पैर छुए, इसलिए कि उसको ये आदत रहे कि झुकना सीखना है। सिर्फ इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों के पैर जरूर छूता हूं। मुझे इस बात में बहुत आस्था नहीं है कि आशीर्वाद मिलने से बहुत कुछ होता है जीवन में। मैं बहुत ही साइंटिफिक माइंड का आदमी हूं और मुझे बहुत संदेह होता है बातों पे। मैं बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता हूं। मुझे बहुत भरोसा नहीं है कि आशीर्वाद से कुछ होता है जीवन में, सिवाय इसके कि अच्छी फीलिंग होती है। अच्छी फीलिंग से आप सच में कुछ अच्छा कर लेते हैं, इस सेंस में होता है। पर ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है, इसलिए पैर छूना मुझे अच्छा लगता है। कोई आईएएस मेरे पैर छुए, मैं अच्छा फील नहीं करता हूं, मैं उनसे हाथ मिलाना पसंद करता हूं। लेकिन हां, कभी कभी ये तो लगता ही है कि ऐसे ताकतवर लोग मुझे जानते हैं। पर शायद मुझे साल 2 साल में एक आध बार किसी बहुत छोटे मोटे काम के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, वो भी अपने काम के लिए नहीं, किसी जेन्युइन रीजन से। तो काम हो जाते हैं। मतलब कोई काम ऐसा नहीं होता कि मैं कोई काम चाहूं और ना हो पाए, पर मैं चाहता नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ आईएएस बनने में ही पावर नहीं है, आईएएस बनाने में भी पावर है। बहुत पावर है आईएएस बनाने में, बहुत पावर है। और अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 2 साल में जो नया, जब से सोशल मीडिया पे एक्टिविटी बढ़ी, मैं बहुत एक्टिव हूं नहीं मेरी कुछ क्लासेस लीक हो गई तो कई हजार लोगों ने उसकी क्लिप बना बना के शेयर करनी शुरू कर दी अपने चैनल्स पे। करीब 15-20 हजार चैनल्स हैं, जिनमें से मेरे केवल 2 हैं और हम क्लिप शेयर नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, पर उनकी वजह से हुआ ये कि अब मैं जहां जाता हूं तो पर्सनल कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या हुआ, इस बीच में कुछ बहुत सीनियर किस्म के लोग, इंक्लूडिंग ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द सेंटर, इंक्लूडिंग ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ वन स्टेट गवर्नमेंट, उन लोगों ने मुझे फोन किए और कहा कि हम रोज आपकी क्लास देखते हैं एंड वी हैव बिकम योर स्टूडेंट्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मुझसे 10-20 साल बड़े हैं, इतने ऊंचे पदों पे हैं, जब वो ऐसी बात कहते हैं तो जब मिलते हैं तो पैर मैं ही छू लेता हूं उनके, लेकिन कहते वो हैं कि तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। सर, अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हैं, थोड़े से नालायकी के लगे तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये मैंने लिखे हैं, ये स्टूडेंट्स के ही हैं। पहला सवाल है सर, रट्टा लगाने का टैलेंट आईएएस क्रैक करने के लिए कितना जरूरी है? बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कुछ बातें तो आपको रटनी ही पड़ती हैं, कुछ भी आप मीडिया में वहां भी रटना पड़ता होगा कुछ बातें। जैसे यहां आपका ऑप्शन है कि आप कार्ड लेके आ सकते हैं, यूपीएससी में ऑप्शन नहीं होता ये वाला, तो उनको याद करना पड़ता है। अब जैसे मैप है, इंडिया का मैप है, इंडिया के लेफ्ट में पाकिस्तान है, ये कोई लॉजिक की बात तो है नहीं, तो याद ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान याद ही करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में किसी किंग के बाद दूसरा किंग आया, याद ही करना पड़ेगा ना। सो ए लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी मार्क्ड अप, लेकिन रटना इज ओनली 10-15% ऑफ आईएएस प्रिपरेशन, बाकी अंडरस्टैंडिंग का मामला है। सर, अगला सवाल है कि पढ़ाई करते करते मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है, मैं क्या करूं? मिल लो क्योंकि अगर आप उससे नहीं मिलेंगे
तो याद में ज्यादा समय खराब करेंगे, और 2-4 बार मिल लेंगे तो मिलने की इच्छा वैसे भी कम हो जाएगी, फिर आप पढ़ाई करेंगे। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द गर्लफ्रेंड, दिस इज ऑल्सो अबाउट द बॉयफ्रेंड। इट्स ए जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट। क्योंकि ज्यादा याद इसलिए आ रही है कि कम मिले हैं। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट बहुत सामान्य सा नियम है। 10-20 बार मिल लीजिए, फिर कम मिलेंगे। मनी डजंट मैटर, ये लाइफ में कितना पैसा कमाने के बाद कहा जा सकता है? लोगों का सवाल है, मेरा नहीं है। नहीं, आपका भी तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, 2 तरह के लोग हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, संत किसको बोलते हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कहीं कि संत वो नहीं है जो दुनिया के कंपटीशन से हार जाता है। संत वो है जो दुनिया के हर कंपटीशन में जीत सकता है, पर उसमें एंटर करने से पहले ही उसको पता है कि इसमें जीत के भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। जैसे एक फेमस स्टेटमेंट है कि चूहों की दौड़ में सबसे इंटरेस्टिंग है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है। तो ये रियलाइजेशन किसी किसी को पैसा कमाने के बाद आता है, किसी को उसके बाद भी नहीं आता है, और किसी किसी को उसके पहले भी आ जाता है। एक एग्जांपल है कबीरदास। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। और कबीरदास के अंदर ये रियलाइजेशन पैसा कमाने से पहले आ गया था। लोग उनको पैसा ऑफर करते थे, पर वो क्या बोलते थे, साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सिर्फ इतना चाहिए कि पेट भर जाए और कोई मेहमान आए तो उसका पेट भर जाए। उन्होंने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया कभी। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कमा सकते थे। बाकी लोग भी हैं, कमाते हैं और कमाते हैं, गलत तरीकों से भी कमाते हैं, स्कैम करके कमाते हैं। तो कुछ लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती, कुछ की एक लेवल पे खत्म होती है, कुछ शुरुआत के समय ही खत्म कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है। अगर अभी ये सवाल मुझ पर टारगेटेड था तो मैं अपने बारे में जवाब दूं। बताइए सर। मैं अब जनरली पैसे के लिए काम नहीं करता हूं, लेकिन जैसे 3 इडियट्स में एक डायलॉग है, एक लेवल के बाद आप कुछ भी करते हैं तो पैसा आ ही जाता है। लेकिन मैं पैसे के लिए अब काम नहीं करता हूं। मेरा मोटिवेशन अब वो नहीं रहता। मेरा मोटिवेशन कुछ अलग किस्म का है, जिसमें पैसा बड़ा फैक्टर नहीं है। बट यस, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण जीवन भर कर सकता हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए मैं कह पा रहा हूं ये बात। और इससे पहले कहना बेवकूफी भी है। जब तक आप इतना न कमा लें कि आप खुद का पेट भर सकें, परिवार को सम्मान की जिंदगी दिलवा सकें, उसके पहले ये कहना कि पैसा नहीं चाहिए एक बेवकूफी भी है। या तो संत हो जाइए, और यदि सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो ठीक से निभाइए उसको। फिर सर, कई बार ना रिश्तेदार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कितनी सैलरी है, तो इसका क्या जवाब देना होता है? अगर इतनी है कि उनको डरा सकते हैं तो बता दीजिए। अगर इतनी नहीं है तो बताइए कि वो पैकेज है और इतना तो हर महीने मिलता है, बाकी बोनस वगैरह अलग से मिलता है। घुमा फिरा के बोल दीजिए। और नहीं तो थोड़ा दबाव बनाना ही है, थोड़ा बढ़ा के बोल दीजिए, कौन चेक कर रहा है। क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आपसे कंपेयर करना चाह रहे हैं, और जो इतना कंपेयर करता है उसको थोड़ा सा दुख देना लाजमी है। थोड़ा सा बढ़ा के बोल दीजिए, इतना लाजमी है। एक क्वेश्चन है सर कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस में क्या ज्यादा खतरनाक है? अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान का पीएम ओवर कॉन्फिडेंस में बम फेंक दे भारत पे, तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए घातक हो जाएगा। लेकिन यदि आप नॉर्मल लेवल पे हैं तो अंडर कॉन्फिडेंस ठीक है। हाँ, उस केस में अंडर कॉन्फिडेंस ज्यादा घातक है। पावरफुल पोजीशन पे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा घातक हो जाएगा। सर, इसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि 3 गलतियां जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी चाहिए, मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है। पहली गलती, अपना प्रश्न किसी और का बता के नहीं पूछना चाहिए। यदि आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो अपने सीने पे रख के बोलिए कि मेरा सवाल है। यानी कि छिप के बंदूक क्यों चलानी है, खुल के चलाइए। ऐसा क्या है? मेरा ख्याल है कि बच्चों को यह समझना चाहिए कि वो इंसान है, रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है।
इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूं 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो आईएएस बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, आईएएस बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। और मुझे एक अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसफर 20th सेंचुरी के हैं, एजुकेशन में बड़ा अच्छा काम किया, जॉन डीवी, शायद आपने सुना होगा। सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ। इसको समझ लीजिए कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। जिंदगी भर जिससे सीखने को मिले सीखते रहिए। रिक्शा वाला भी कुछ ना कुछ सिखा देगा, कोई भी सिखा देगा, बस नजर खुली रखिए, सीखते रहिए। एक बेहतर इंसान बनने का मौका हमेशा हमारे पास होता है, कभी रुकता नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।